जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसे मिर्गी का दौरा पड़ा है इसे जूता सिंगा है, इस पे पानी के छींटे मारें, इसकी पाँव की तलियों को रगड़ें या इसके मुंह में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट घुसेड़ दें इसलिए कि वो अपनी ज़बान को ना काट ले। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये वो आम सी गलतियां हैं जो मिर्गी के मरीज़ के साथ उसके लवाहिकीन या उसके साथ वाले दौरे की सूरत में करते हैं। तो मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि ये वाली गलतियाँ नहीं करनी। आपने किसी भी मिर्गी के मरीज़ को किस तरह से फर्स्ट एड देनी है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ आपको ये भी मैं बताता हूँ कि ये क्या होती है, ये कैसे होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका पता कैसे चलेगा कि इसको ये अगर फलां पर्सन है, अगर वो बेहोश हो गया है, उसको दौरे पड़े हैं, तो वो मिर्गी का मरीज़ है या उसे कोई और मसला है। तो आ जाएं जिसे हम मिर्गी, जिसे हम एपिलेप्सी भी कहते हैं। ये वो बीमारी है जो ना सिर्फ हमारे पास कॉमन है बल्कि पूरी दुनिया में ये बीमारी पाई जा रही है। बेसिकली ये दिमाग का डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें दिमाग को एकदम इतने सिग्नल पहुंचते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं कहूँ कि एक मोबाइल को जिसकी मेमोरी स्लो हो, उसको हम एकदम स्मॉल मेमोरी वाले को जब हम एकदम ज़्यादा कमांड देना शुरू करते हैं, टास्क ज़्यादा असाइन करते हैं, तो वो हैंग हो जाता है और एक रीस्टार्ट करने के बाद वो फ्रेश हो जाता है। ये बेसिकली उसी तरह की ही एक मैकेनिज्म है, उसी तरह का फंक्शन है। ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पहले पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग इससे मुतासर हो चुके हुए हैं। 50 मिलियन लोग, ये छोटा फिगर नहीं है। इसलिए मैं बता दूं कि ये एक आम बीमारी है। बेसिकली ये होती कैसे है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं टेक्निकली चीज़ों में नहीं जा रहा, सिंपल से सिंपल करके समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूरॉन है, बेसिकली ब्रेन के अंदर के एक मैकेनिज्म है कि उसका अंदर एक न्यूरॉन होता है जिसका ये काम है कि उसने वो फंक्शन परफॉर्म करने हैं जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसको कमांड्स मिलती हैं। अब वो कमांड कौन देता है? एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। बेसिकली इस न्यूरॉन ने कमांड्स देनी है इस न्यूरॉन को कि ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो, और ये वाला फंक्शन वो तब तक परफॉर्म करेगा जब तक इसे कोई रोकेगा नहीं। और रोकता कौन है? जो अगला न्यूरॉन है जिसे हम इनहिबिटरी न्यूरॉन कहते हैं। इसने इसको रोकना है कि भाई अब बस कर दो। तो रूटीन में जो हम काम कर रहे होते हैं, बेसिकली इन दो न्यूरॉन्स की आपस की कोऑर्डिनेशन के ऊपर ये वाला जो न्यूरॉन अपना काम परफॉर्म कर रहा है, हम बेसिकली वो वाले टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनका आपस में, इन दो न्यूरॉन्स की आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मिर्गी के मरीज में बेसिकली यही कोऑर्डिनेशन खराब होती है कि जिस न्यूरॉन ने ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, इसको मल्टीपल डायरेक्शंस आना शुरू हो जाती हैं, एकदम बम्बारमेंट हो जाती है। ऐसे समझ लें ऑर्डर्स की कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो इसको जब समझ नहीं आती तो ये रिजल्टेंटली फिर मिर्गी के दौरे में कन्वर्ट होता है। एक रीस्टार्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम मिर्गी कहते हैं। इसकी कॉमन वजूहात में जो मोटी मोटी थी वही मैंने आपके लिए निकाली हैं, जिनमें सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि मौरूसी के बीमारी अगर ख़ानदान में पहले किसी को होती थी तो ऐन मुमकिन है कि वो आगे ट्रांसमिट हो, आगे भी किसी ना किसी में वो चीज़ मुंतकिल हो जाए। एक फैक्टर ये होता है। दूसरा ये होता है कि बंदा बिल्कुल सही था लेकिन लाइफ में उसको कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा ये है कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा ये है कि आपको कोई ट्यूमर हो गया है, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर सा हुआ है, उसकी वजह से हो सकती हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ कि आप बच्चे को पैदाइश के दौरान कोई इस तरह की इंजरी हुई है, कंप्रेशन आया है, वो भी एक वजह बन सकती है। और उसी के साथ साथ ये भी एक वजह बन सकती है कि पैदाइश के दौरान उसको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाए। और भी बहुत सी वजूहात हैं जो मैंने आपके लिए कॉमन निकाली हैं, ये उनमें टॉप 5 थी। इसी के साथ साथ अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि कॉमन साइंस क्या हैं, कि किस तरह का बंदा आप देखेंगे और कहेंगे कि इसको वाकई मिर्गी हुई है। तो उनमें सबसे पहली है कि वो जर्क्स आते हैं, वो झटके लगते हैं उसको, और अनकंट्रोल्ड होते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं होते। इसी तरह से लॉस ऑफ अवेयरनेस होती है, उसे वो कॉन्शियस नहीं होता, उसे नहीं पता होता क्या चल रहा है। इसी के साथ साथ टेम्परेरी कन्फ्यूजन होती हैं, उसे शॉर्ट टाइम के लिए इतनी कन्फ्यूजन होती है, उसे वाकई नहीं पता होता जब वो ठीक होता है कि क्या हुआ है। इसी के साथ साथ
शेकिंग है, एकदम कांप रहा होता है वो। सडन फॉलिंग फॉर नो अपेरेंट, इस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बगैर किसी वजह साथ वाले बंदे को बिल्कुल यही लगेगा कि पता नहीं इसको क्या हुआ, एकदम गिर गया है। बेसिकली वो मिर्गी का मरीज होता है, मिर्गी का झटका पड़ता है उसको। इसमें एक चीज और भी ऐड कर दूं, यही वो एक कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से ज्यादातर डेथ होती हैं। हमेशा मिर्गी से डेथ नहीं होती, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उसकी वजह से डेथ होती है। हमारा दूर का एक रिश्तेदार खाले के ऊपर खड़ा था जिसको ये बीमारी थी, और वो एकदम गिरा और खाले में पानी था, उसके अंदर गिर गया। अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई उसकी। अब वो मरा मिर्गी से नहीं, उसको दौरे पहले भी पड़ते थे, मेडिकेशन हो रही थी, उसकी मेडिकेशन चल रही थी, लेकिन वो किससे मरा? डूब के मरा है वो। इसी तरह से वो अगर किसी फर्श के ऊपर या कोई रोड के ऊपर होता, बाइक चला रहा होता या कुछ और कर रहा होता, तो उसे अगर ये दौरा पड़ता तो ऐन मुमकिन है कि वो उसको सर पे चोट लगती और उससे उसकी डेथ हो सकती थी। मिर्गी के मरीजों को किसी भी टाइम दौरा पड़ सकता है, इसलिए ज़रूरी यही होता है कि वो जहाँ पे उनके साथ ये कुछ हो रहा है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो वो उस चीज़ को रिमूव करें जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुँच सकता है। तो इस दौरान फर्स्ट एड क्या देनी है, ये हमारा एक मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले आपने अगर किसी इस तरह के मरीज को देखना है तो आप पहले काम हो, सुकून में है। पहली चीज है कि आपने नहीं बखलाना, 1122 पे कॉल करनी है या 911 पे कॉल करनी है। उसके बाद आपने जहां पे उस पेशेंट को ये मसला आया है, आपने उसे ये चीज इंश्योर करनी है कि उसके पास कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट्स ना पड़े हों, लाइक छुरी ना हो उसके पास, या कोई और तेज आले करीब ना पड़े हों कि जिनके ऊपर वो गिरे और उसको चोट लगे, नुकसान पहुंचे। इसी के साथ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने नोट करना है कि इसको मिर्गी का दौरा स्टार्ट कब हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने आगे आपसे पूछना है कि कितने टाइम के लिए ये मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ड्यूरेशन के लिए। वो बताने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ है। इसी के साथ साथ आपने एक चीज का और ख्याल रखना होता है कि उस मरीज को छोड़ना नहीं है, अकेला नहीं छोड़ना, आपने साथ रहना है और उसे पकड़ना भी नहीं है। और वो कॉमन मिस्टेक्स जो सारी मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, वो उनमें से कोई भी नहीं दोहरानी। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, ना तो उसे जूता सुंघाना है, ना उसे काबू करना है, पकड़ने की कोशिश करनी है, ना ही उसके मुंह में कोई चीज घुसेड़नी है, ना ही उसकी तलियां मलनी है, और ना ही आपने उसके ऊपर पानी के छींटे फेंकने हैं। ये एक प्रोसेस होता है जो मोर देन 5 मिनट नहीं रहता, विद इन 5 to 7 मिनट ये अपने आप ठीक हो जाते हैं ये मरीज। तो आपने इस दौरान ये करना होता है कि उन्हें फर्दर कोई नुकसान किसी और वजह से ना पहुंचे, तो इसलिए आपका उधर रहना, मौजूद होना ज़रूरी है। जब वो होश में आ जाए, या अगर वो ज़्यादा नहीं, वो अनकंट्रोल्ड सा नहीं है, तो उसे आप रिकवरी पोजीशन में करें और किसी और नुकसान से बचाने की फुल कोशिश करें उसे। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि अगर आपने उसे रिकवरी पोजीशन में लेके जाना है तो रिकवरी पोजीशन में लेके जाने के लिए ज़रूरी है जब वो होश में आया है या उस दौरान अगर वो बेहोश हो रहा है, कंट्रोल्ड है, तो आप जिस साइड पे उसे लेके जाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने राइट साइड पर करवट देनी है तो आपने लेफ्ट हैंड को उसके राइट कान के नीचे इस तरह कर देना है जैसे हम स्टेप 1 में कर रहे हैं। इसी तरह से स्टेप 2 के अंदर आप उसे हिप वाली साइड से उसे टर्न कर देते हैं। अब अगर पॉइंट 3 देखें तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट है उसका गर्दन ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसको आपने थोड़ा सा ऊपर खोलना है ताकि उसका एयरवे ब्लॉक ना हो, उसको सांस आता रहे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये उन्होंने टर्न किया है इसको थोड़ा सा अपवर्ड, एंड देन उसे आप इस फाइनल स्टेज में उसे सुला दें। यही मैनेजमेंट है। इतनी देर में 1122 आपके पास पहुंच चुकी होगी। अब पेशेंट उनके हवाले कर दें और याद रखें डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस मैसेज को फैलाने में मेरा साथ दें। शुक्रिया। ये आपको